डेली जीके जीएस टेस्ट का ये आज हम लोग 40 देखेंगे। इससे पहले आपको 39 तक करा चुके हैं। अगर नहीं देखे तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये खान सर का सेट रहता है और उनके टीम के द्वारा तैयार किया रहता है, जिसमें आपको जीके, साइंस और करंट अफेयर भी कंप्लीटली मिलता है। तो कोई भी आपके एग्जाम वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम लोग सीधे क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए पहला प्रश्न हम लोग का देखते हैं कि सड़क परिवहन के संदर्भ में कथन मतलब सत्य नहीं है, यानी कि इसमें से तो 3 सही होगा, एक कोई इसमें से गलत होगा, वही गलत की पहचान करना है। तो चलिए ऑप्शन पहला कर रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 2% है। तो ये क्या है कि आपका सही है। चलिए राष्ट्रीय राजमार्ग कुल सड़कों का लगभग 14% है, तो गलत है। 14% आपको नहीं है, लगभग यह 4% के आसपास देखने को मिलता है। और ऑप्शन सी भी रिकॉल कर लीजिए, ग्रामीण सड़कों की कुल सड़कों का लगभग 80% आपको है। तो ये आपका सही है। तो इस तरह से 1 का अगर आप देखेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाता है कि आपको बी हो जाता है। चलिए 2 नंबर प्रश्न देखते हैं कि गेहूं के फसल के संदर्भ में यहाँ पर भी विचार करना है और मतलब कथन सत्य की यहाँ पे भी आपको पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब हरियाणा राज्य में होता है। तो ये तो बात सही है बिल्कुल। जम्मू कश्मीर भी एक गेहूं उत्पादक राज्य है, तो बात सही। आपको ये आ रहा होगा कि ठंडा क्षेत्र है तो नहीं होता होगा, हालांकि गेहूं शीत उष्ण के लिए ही जरूरी है। तो हालांकि श्रीनगर वाला क्षेत्र में भी आपका होता है। और तीसरा ऑप्शन कर रहा है कि मध्य प्रदेश में गेहूं उत्पादन काफ़ी कम होता है। तो ये भी सही है, वहाँ भी आपका। और मालवा पहाड़ी वाला भाग भी गेहूं के कृषि के लिए की जाती है। तो यहाँ भी मतलब क्या है कि सही है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका चारों के चारों ऑप्शन सही है। तो 2 का आपका आंसर कौन सा हो जाता है, तो डी नंबर आपका हो जाता है। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है उड़ीसा से जुड़ा हुआ। उड़ीसा में गुप्तेश्वर जो है कि शिव मंदिर के सटा गुप्तेश्वर वन है, जिसे हाल ही में चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह किस जिले में आपको स्थित है, तो याद रखिएगा वह कोरापुट जिले में आपको स्थित है। जैव विविधता दिवस आपको कहिया मनाया जाता है, तो आपको 22 मई को मनाया जाता है। कार्टिजोना प्रोटोकॉल जो होता है वो आपको जैव विविधता से ही आपको जुड़ा हुआ है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे भी एक दूसरे का हवा है, उसको मिलान चिन्ह आपको करना है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपका फोन जो है ये का 4 से संबंधित है, यानी कि गर्म वायु हवा से। तो 1 का 4, तो इसमें सिर्फ ए में ही दिख रहा है आपको। तो चलिए फोन आपका हो गया गर्म, स्थानीय क्या है कि हवा है। उसी तरह से आपका चीनुक क्या है, तो चीनुक आपको क्या है, बर्फ को खाने वाली हवा है। और ये जो है मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल वाला आपको देखेंगे तो ये आपका 2 हो गया। मिस्टल यानी ठंडी स्थानीय हवा के नाम से इसको जाना जाता है। और घाटी हवा क्या है आपको, तो घाटी हवा आपको एक दैनिक हवा को ही घाटी हवा कहा जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इस तरह से यह इसका 4 का ए नंबर आपका आंसर हो जाता है। चलिए 5वां नंबर आंसर है टफ किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा टफ आपको ज्वालामुखी राख से ही संबंधित है। और 6ठा नंबर प्रश्न कर रहा है कि मरुदभीर यानी कि जीरो फाइट जो होता है जिसे वन में पाया जाता है, तो कहाँ आपको देखने को मिलता है, तो आपको याद रखिएगा मरुस्थलीय क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। मतलब जीरो फाइट यानी मरुस्थल वाला में होता है, काफ़ी ज़्यादा जड़ उसके नीचे चला जाता है पानी की तलाश में। 7वां है कि मतलब खापा चांद नाम से जाना जाने वाला प्रदेश कौन सा है, तो याद रखिएगा आपको कौन सा है, तो लद्दाख है। और 8वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे भी आपको मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पे मिलान करते हैं 8वां का। एक दूसरे से घटना और उसका ईस्वी से आपको मिलान करना है। तो आपको ये कौन सा कर रहा है, बैरकपुर विद्रोह कहाँ कब हुआ था, ये बैरकपुर विद्रोह ये नवंबर 1824 के आसपास में ये आपको हुआ था। ये बैरकपुर हुआ 1857 क्रांति वाला नहीं है, ये दूसरा आपको विद्रोह था। ए का 2 हो गया। उसी तरह से बहरामपुर आपको विद्रोह कब हुआ था, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका बहरामपुर या फरवरी, तो ये फरवरी आपको 1857 के आसपास में हुआ था, यानी जस्ट 1857 की क्रांति से जस्ट पहले आपका हो गया था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 8 का आपका ए नंबर हो जाता है, यानी कि बहरामपुर हो गया आपको बैरकपुर वाला नवंबर 1824, बहरामपुर वाला फरवरी 1857 और संथाल विद्रोह 1855 और ये 56 में हुआ था। उसके बाद बेल्लौर विद्रोह कब हुआ था, तो 1806 में हुआ था। तो इस तरह से 8 का ए नंबर आपका हो जाता है। चलिए 9 नंबर भी प्रश्न यहाँ पे क्या करना है कि मिलान ही आपको करना है। तो आपको इसमें से दे देगा कि संथाल विद्रोह कब है, यहीं से मिलान के लिए जो आसानी है, तो यानी कि 1855 और 56। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो अहोम विद्रोह आपका है, तो अहोम विद्रोह का है 1800
ये 28 वाला। उसके बाद ये 1921 हो गया, तो ये आपका ये हो गया मोपला विद्रोह से जुड़ा हुआ है। तो आपका ऑप्शन 9 का ए नंबर आपका आंसर हो जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे भी सही सुमिलित नहीं, यानी कि 3 इसमें से सही है, एक उसमें गलत है, वही पहचान कर रहा है। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, सही है 1921 में। कुका विद्रोह राम सिंह कुका के द्वारा पंजाब में, ये भी सही है। कोली विद्रोह गुजरात, तो गलत है, कोली विद्रोह गुजरात नहीं बल्कि आपको मुंबई में हुआ था। और चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश, ये भी गलत है, क्योंकि चुआर विद्रोह भी आपको कहाँ पे हुआ था, ये बंगाल वाला क्षेत्र में हुआ था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इसमें सी और डी दो तरह का क्या है कि गलती है। थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक भी है, लेकिन यहाँ पर सी देखेंगे कोली, तो ये महाराष्ट्र में हुआ था, चुआर आपको पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र में हुआ था। 11 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो याद रखिए वो कब की, कहाँ कहाँ क्षेत्रों में, तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाला आपको क्षेत्र में यह हुआ था। और भारत का सबसे बड़ा जनजाति आपको पता ही है कि भील जनजाति है। दूसरे नंबर पे आपको गोंड है। चलिए 12 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे भी क्या करना है कि सुमेलित नहीं है, यानी कि मिलान चिन्ह करना है, कौन किस विद्रोह से जुड़े हुए उसके नेता थे। तो मुंडा विद्रोह में तो बिरसा मुंडा साहब थे, सही है। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू, ये भी सही है। अहोम विद्रोह जो हुआ था गोमधर कुंवर सिंह, ये भी सही है। और जो नायक जो विद्रोह दे रहा है ताना भगत, ये आपका गलत है, क्योंकि नायक विद्रोह के अगर देखेंगे तो आपको कौन थे, तो अचल सिंह थे। याद रखिए कौन थे व्यक्ति, तो अचल सिंह इसके अथी में थे। तो 12 का आपका डी नंबर हो जाता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आएंगे। तो 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे भी विद्रोह का क्या है कि एक दूसरे से मिलान करना है। पलासी का युद्ध तो 23 जून 1757 को हुआ था, तो यानी कि 1 का 4, तो पहले ही मिल गया आपको 13 का, यह सी होगा। और कलिंग का युद्ध आपको कब हुआ था, तो आप देख लीजिए, कलिंग का युद्ध आपको पता है 2 का मतलब बी का 1, यानी 261 ईसा पूर्व में हुआ था, अशोक के समय 8वां वर्ष। और हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, अकबर के समय में, ये 1576 में हुआ था। और इसके अलावा तराइन का ये दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1192 में हुआ था। तो ये 13 का आपका कौन सा हो गया आंसर, तो सी नंबर आपका हो जाता है। चलिए उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। एक महिला अपन स्वर्ण आभूषण की सतह को रासायनिक उपगमन द्वारा साफ करने की इच्छा मतलब करती है, इसके लिए किसके उपयोगी होता है। तो याद रखिएगा सोनार द्वारा, इसमें एक्वा रेजिया जिसे अम्लराज कहा जाता है उसमें किया जाता है, कि उससे क्या होता है कि चमक आ जाती है, हल्का सा उसका सोना क्या होता है उसमें घुल जाता है। तो इस तरह से एक्वा रेजिया और अम्लराज, हालांकि इसका सूत्र देखेंगे तो HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके अलावा HNO3, ये हो गया HNO3, यही आपका होता है। और अनुपात इसमें से आपको हमेशा पूछता है, तो 3:1 होगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 3 भाग और नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है कि आपका 1 भाग रहता है। इसे ही अम्लराज कहते हैं, जो कि क्या होता है सोना को अपने में घुला लेता है। चलिए 15 नंबर प्रश्न कहता है खोज बत्ती के दर्पण में प्रयुक्त कौन सा रहता है, यानी कि आपको सर्च लाइट है, तो सर्च लाइट में आपका अवतल दर्पण ही हो जाता है। सर्च लाइट वगैरह हो गया, हेड है, उसका गाड़ी का हेडलाइट हो गया, रोगियों को कान नाक आँख वगैरह ये सब चीज़ के लिए आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण तो आपको पता है कि आपको क्या कहता है, गाड़ियों के साइड मिरर में प्रयोग किया जाता है। 16 नंबर प्रश्न, नाइट्रोजन परमाणु में 7 वो क्या है कि आपको प्रोटॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइट्राइड आयन मतलब बनेगा, तो इसमें कि कौन कितनी संख्या में होगा। तो नाइट्राइड आयन के लिए आप जान लीजिए N3- होता है, यही आपका नाइट्राइड का होता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो नाइट्रोजन तो 7 प्रोटॉन हो ही गया, इसके अलावा 3 माइनस, यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन को लिया हुआ है, तो पहले 7 था और 3 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो 10 इलेक्ट्रॉन आपका हो गया। इस तरह से अगर 16 का अगर देखेंगे तो आपका ए नंबर आंसर सही हो जाता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में कौन से मूल कण भाग आपको लेते हैं, तो कोई भी, तो सबसे क्या है, एक साथ 17 का डी हो जाएगा। सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों के मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वही आपको क्या करता है कि भाग लेता है। और जो भाग नहीं लेते उन्हें याद रखिएगा, उन्हें किस इलेक्ट्रॉन से, तो कोर इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किस कण का त्वरण होता है, तो त्वरण जो होता है इसका याद रखिएगा वह किसके -x, यानी कि विस्थापन के समानुपाती आपको होता है, यानी कि सरल आवर्त गति यही होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो विस्थापन के समानुपाती होता है, यानी कि 18 का आपका सी नंबर आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है। चलिए 19 नंबर प्रश्न आते हैं। 19 कह रहा है कि तार के व्यास को जब आधा कर दिया जाए तो तारा के प्रवाह के क्या हो जाएगी क्षमता। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे देख लीजिए V बराबर क्या होता है कि एक IR होता है, ओम का नियम है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो I बराबर क्या हो गया आपको
V बटा R हो गया, यानी कि यहाँ पे जो धारा है वहाँ थी क्या प्रतिरोध का उल्टा होता है। उसी तरह से एक और चीज़ आप देखेंगे कि R बराबर यानी कि रो इंटू L बटा A होता है, ये भी आपका प्रतिरोध का ही फॉर्मूला होता है। इस तरह से अगर देखेंगे तो प्रतिरोध क्षेत्रफल का क्या होता है कि उल्टा होता है। तो इस तरह से अगर क्षेत्रफल को ही यानी कि उसका मोटाई आधा कर देते हैं तो आधा का अगर यहाँ पे देखेंगे तो कितना हो गया, तो 1/4 हो गया। तो 1/4 हो गया। तो उसी तरह से अगर आप यहाँ रख देते हैं तो I बराबर 1/R, तो इस तरह से प्रतिरोध की जगह पर R रख दिए तो आपको धारा क्या होगा कि 1/4 हो जाता है। तो 19 का आपका A नंबर आपका आंसर सही है। चलिए 20 नंबर कह रहा है कि यदि एकांक आवेश को संभावित सतह पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तब क्या होता है। तो याद रखिएगा कोई कार्य वैसी स्थिति में नहीं होता है। अमोनिया का एक यौगिक जो कि गर्म करने पर ऊर्ध्वपातित होता है तो वह क्या होता है, तो याद रखिएगा वो आपको अमोनियम क्लोराइड कहलाता है। अमोनियम क्लोराइड यही आपका फॉर्मूला होता है कि NH4 ये आपको क्या हो गया कि Cl हो गया। तो इसे हम लोग नौसादर के भी नाम से जाना जाता है। ये आपको ऊर्ध्वपातन विधि जो कह रहा है, इसके अलावा आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, नेप्थेलीन हो गया है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये सब क्या होता है कि डायरेक्ट ठोस से किस में चला जाता है, तो आपको गैस में चला जाता है, द्रव में आता ही नहीं है। तो यही आपका उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हालांकि यहाँ टाइप पर यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन कट गया है आपको 22 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको टाइपिंग यहाँ से मिस्टेक वाला से है PDF बनाते समय। तो चलिए 23 नंबर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि एथिल एल्कोहल को निम्नलिखित में मिलाकर पीने के अयोग्य बनाया जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, याद रखिएगा मेथिनॉल और पिरेडीन होता है। और एथिल एल्कोहल जिन्हें हम लोग शराब कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला C2H5 आपको क्या होता है कि OH होता है। तो ये भी आपको याद रखना होगा। हालांकि यहाँ पे आया मेथेनॉल, तो मेथेनॉल का भी सूत्र देख लीजिए CH3OH, आपको यही होता है मेथेनॉल। चलिए 24 नंबर प्रश्न है, कौन सा एक गलत है। तो याद रखना है कि गलत कथन पहचान करना है। तो भारतीय संसद एक संप्रभुत्व संस्थान है, तो गलत है, संसद आपको नहीं है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, तो बात सही है। अनुच्छेद आपको कितना 54 में देखने को मिलता है। संविधान के भाग 4 में नीतिशक तत्व यानी कि DPSP है, जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक आता है, तो ये भी सही है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में दिया गया, तो ये भी सही है। तो ये 3 तो सही है, पहले का ही आपका आंसर क्या हो गया था कि गलत हो गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ से भी जो 3 क्वेश्चन हमने रिकॉल करा दी, ये सभी फैक्ट्स आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपको करता है, तो याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्यसभा को एक अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि सभी सदस्य आजीवन रहते हैं। गलत है, सभी सदस्य नहीं रहते हैं, क्योंकि 6 साल बाद तो क्या होता है कि रिटायर हो जाते हैं। चलिए बी कह रहा है इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, तो ये तो बात सही है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, तो बात सही है, 2 वर्ष पे अवकाश आपको क्या हो जाते हैं, ग्रहण होते हैं, यानी कि 1/3 सदस्य अवकाश चले जाते हैं। फिर इतने ही सदस्य क्या होता है कि चुना के आते हैं, 6 वर्षों तक रहते हैं। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 25 का आपका D नंबर आपका आंसर हो जाता है। B और C क्या है कि आपका सही है। चलिए 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं है कि पहचान करते हैं। चलिए राज्यसभा धन विधेयक पर सिफारिश दे सकता है, तो बात सही है, यह दे सकता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, गलत है, यही आपका गलत है, क्योंकि यह संशोधन नहीं कर सकता है, बल्कि उसको क्या कहते हैं, सिर्फ सिफारिश करने का अधिकार है। राज्यसभा, अन्य 2 क्वेश्चन भी रिकॉल कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। राज्यसभा धन विधेयक पारित करने में अधिकतम 14 दिनों तक विलंब कर सकती है, तो बात सही है। उसके बाद 14 दिनों के पश्चात अगर नहीं पारित किया तो उसे पारित समझा जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार नहीं कर सकती है, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें आप देख लिए कि राज्यसभा किसी भी धन विधेयक को क्या करता है, संशोधन नहीं कर सकता है। और धन विधेयक आपका अनुच्छेद याद रखिए कितना में है, तो आपको 110 में है। विशेष धन विधेयक यानी कि 109 में देखने को मिलेगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, तो स्थगन द्वारा, तो ये भी सही है। सत्रावासन द्वारा, तो ये भी सही है। और विघटन के द्वारा, तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा 27 का। 28 नंबर प्रश्न है कि लोक लेखा समिति के बारे में कथन सही है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे, कौन सा कथन सही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। याद रखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या है कि सदस्य कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक छूटा हुआ है। देखिए इस समिति में लोकसभा के 15 सदस्य और राज्यसभा के 10 सदस्य अधिक नहीं हो सकते, तो गलत है। राज्यसभा के याद रखिएगा कितना होता है कि 7 होता है, इसीलिए 15 7 मिलकर कितने, लोक लेखा समिति में आपको 22 सदस्य देखने को मिलता है। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 28 का A नंबर आपका आंसर हो जाता है।
चलिए 29 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के निर्वाचन की तारीख तय कौन मतलब नियत कौन करता है? तो याद रखिएगा डेट वगैरह निकालने का क्या किनके द्वारा होता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आपको किया जाता है। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से संशोधन विधेयक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो याद रखिए यहाँ सही नहीं की पहचान किया जा रहा है। लोकसभा के अध्यक्ष विधेयक को पारित कराने के लिए दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुला सकता है, तो गलत है, यह बुलाता नहीं है बल्कि राष्ट्रपति बुलाता है। अनुच्छेद 108 के तहत आपको क्या करता है कि वह बुलाता है, हालांकि अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। तो इस तरह से 30 का आपको क्या हो गया कि आंसर ए हो जाता है। चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो 31 नंबर कह रहा है कि मांग की लोच जो होती है वस्तुओं की मांग और उसके क्या आता है वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। 32 कह रहा है कौन सा भारत में धीमी कृषि विकास का प्रभावी कारण है? तो आपको याद रखेगा वह ग्रामीण गरीबी ही है आपको, और कृषि पशुपालन वगैरह जानते हैं आपको प्राथमिक क्षेत्र में आता है, और निर्माण विनिर्माण आपको सेकेंडरी में आता है, जबकि सेवा क्षेत्र अगर तृतीय में आपको आ जाता है। चलिए तो 33 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 33 नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय स्तर कर जिन्हें माल और सेवा जीएसटी के तहत सम्मिलित किया जाता है तो कौन कौन आता है? चुंगी और प्रवेश कर गलत है, यह स्थानीय द्वारा किया जाता है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क तो ये आपको जीएसटी में आता है। अतिरिक्त सीमा शुल्क ये भी आपको जीएसटी के अंतर्गत ही आता है। तो 33 का आपका आंसर कौन सा हो जाता है कि बी नंबर आपका हो जाता है। चलिए 35 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, कौन सा एक प्रतिगामी कर को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? प्रतिगामी है यानी कि जस्ट अपोजिट। तो यह एक ऐसा कर जो कि उच्च आय वाले समूहों के तुलना में कम आय समूहों से आय बड़ा प्रतिशत लेता है, तो यही आपको प्रतिगामी का होता है। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न कर कौन सा जीव द्रव्य अंग जो कि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान माना जाता है? तो याद रखो वो आपको कौन सा हो गया, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसमें 70S करके होता है, बाकी विकसित वगैरह में आपको 80S देखने को मिलता है। बीमार व्यक्तियों में एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिए एंटीजन का प्रभाव ये होता है कि एंटीबॉडी का उत्पादन क्या करता है आपको बढ़ा देता है। 38 नंबर सवाल कह रहा है कि अत्यधिक शारीरिक व्यायाम और अस्थायी अवयव श्वसन के दौरान मांसपेशियों में किसके जमाव के कारण पेशियों का तनाव और दर्द आपको महसूस होता है? तो याद रखिए वो आपको लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण ही आपको थकान होता है। 39 नंबर पर है कि रक्त का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए वो आपको हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त का अध्ययन कौन सी ग्रंथि बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों की तरह कार्य नहीं करता है? तो याद रखिएगा आपको कौन सा है कि पीयूष ग्रंथि नहीं करता। इसे हम लोग मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। इसका मतलब बाकी जो अग्नाशय हो गया ये दोनों तरह के है। विक यानी किडनी इसमें भी दोनों तरह का होता है, और टेस्टिस इसमें भी आपको दोनों तरह का देखने को मिलता है, यानी कि बाह्यस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि। चलिए 41 नंबर सवाल यहाँ से आपको करंट अफेयर शुरू होता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखो कौन थे? रामनाथ कोविंद साहब थे। चलिए 42 नंबर प्रश्न, हाल ही में 10 नए वंदे भारत ट्रेनों का संचालन के साथ है। अब पूरे भारत में लगभग कितने ट्रेनें चल रही है? तो आपको 102। नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे चुना गया था? चुनाव आयुक्त तो आपको पहले तो राजीव कुमार ही थे, लेकिन बाकी और 2 हुए, मतलब अन्य में तो एक सुखबीर हो गया और ज्ञानेश हो गया। इस तरह से 43 का आपका कौन सा? तो आपका डी नंबर आंसर हो जाता है। 44, भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड किस देश ने अपना संपर्क से कार्यालय आपको क्या किया गया कि खोला गया है? तो याद रखो किसके साथ में है? तो बांग्लादेश के साथ हुआ है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस दिन को हर वर्ष हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने का निर्णय लिया है? तो आपको 17 सितंबर को मनाने का लिया है, और ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को क्या किया था? आज़ाद किया गया था, भारत में उसको विलय किया गया था। कृषक उन्नति योजना किस राज्य से ने आपको लागू की हुई है? तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इसका कृषक उन्नयन योजना में उन्नति में छत्तीसगढ़ हो जाता है। हाल ही में रणजी ट्रॉफी 24 का खिताब किसने आपको जीता है? तो आपको मुंबई ने जीता है। और हाल ही में सीबीएसई के नए आपको अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो इस तरह से आपको देखेंगे सीबीएसई के तो राहुल सिंह बन गए हुए हैं। चलो 49 नंबर प्रश्न कर रहा है कि यूएनडीपी द्वारा जारी लैंगिक असमानता सूचकांक 22 में भारत किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा इसमें भारत कौन सा स्थान पे है? तो 108वां नंबर स्थान पे देखने को मिलता है। 50वां और ये अंतिम प्रश्न है, हाल ही में भारतीय पैरालंपिक संघ के अध्यक्ष आपको कौन बन गए हैं?
तो आपको कौन बन गए, तो ये देवेंद्र क्या है आपको झाझड़िया बन गए। इस तरह से हमारा ये 40 नंबर प्रश्न पूरी कंप्लीट होता है और इसमें 50 प्रश्न का यहाँ पे हमने आपको देख लिया। इसी तरह का आगे का सेट देखने के लिए हमारे चैनल्स पे बने रहे। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए थे तो जरूर चैनल को लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और अपना सुझाव वगैरह इसमें दे सकते हैं कि इसमें और क्या किस तरह का और आपके लिए मैं सेट लेकर आऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ में। जय हिंद।